गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला एप्लीकेशन पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन सिंपल था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दिए थे, बाकी आपको होमवर्क दिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे, वरना हम यहाँ सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ये है कि कोई फंक्शन, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करें। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स इज 1 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 का 1 होगा। अगर एक्स 2 होगा तो वाई की वैल्यू 4 होगी। तो एक तरह से अगर ग्राफ याद हो, एक्स 0 तो वाई 0, तो यहाँ क्या है, एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो ये पैराबोला वाला ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये इसका ग्राफ इस तरीके से है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे पैटर्न समझना है कि जैसे जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, y की और x की वैल्यू फिर 2 है और फिर x की वैल्यू 3, ये 3 पे हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या 1 है, 2 पे क्या y की वैल्यू 4 है, 3 पे y की वैल्यू 9 है। तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, उसी तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। आगे भी बढ़ें, देखें x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ग्राफ के हिसाब से समझें, x जैसे जैसे इधर चल रहे हैं तो y ऊपर की ओर भागना चाहिए। y का ग्राफ जब बनाएंगे तो देखिए x इधर हम जैसे जैसे चल रहे हैं तो इधर चलेंगे तो इंक्रीज़ होगा ना x, तो y भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। तो ये इस टाइप का ग्राफ जिसमें x जैसे जैसे आप मतलब इंक्रीज़ करें तो y भी इंक्रीज़ हो, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखना चाहें, इधर से देखें, यहाँ पे x की वैल्यू इधर इंक्रीज़ होगी ना, -5 -4 -3 -2 -1, तो ये जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे 0 की तरफ वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग इधर की ओर चल रहे हैं। अब इधर वाला देखें आप, ये तो इधर वाला देखा, 0 की इधर वाला, अब 0 की इधर देखें, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू क्या हो रही है 1, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। तो जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। यहाँ हम लोग इंक्रीज़ कर रहे थे ना, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे थे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। -1 से -2 क्या है, -2 छोटा है ना -1 से, -3 क्या है, -2 से छोटा है, नेगेटिव में उल्टा चलता है ना। तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो y की वैल्यू बढ़ रही है। या ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इधर से चलें, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, -3 से -2 से -1, तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, वैसे वैसे x की बढ़ा रहे हैं वैल्यू, तो y की वैल्यू कम हो रही है। अगर इस केस में देखें, ऐसे समझने को से हम ऊपर की ओर एरो मीन्स x इंक्रीज़ कर रहे हैं इस वाले में, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ यहाँ से होगा ना, -3 से -2 से -1, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यही हमें यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर ग्राफ हम लोग को मिल जाए, तो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू कम होते जा रही है। नीचे आ रहे हैं ना, यहाँ से बढ़ेगी ना, कम होते जा रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका हम लोग ग्राफ बना दें, तो ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन बात है कि यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहाँ से आया। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या यूज़ हुआ। यूज़ ये हुआ कि हमेशा नहीं पॉसिबल है कि आप ग्राफ बनाएं। ये तो छोटा फंक्शन था तो ग्राफ याद था तो पैराबोला से बना दिया, लेकिन हमेशा नहीं पॉसिबल है कि सारे फंक्शन का आप ग्राफ बनाएं। तो उस तरीके के फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली बिना ग्राफ बनाए कैसे सॉल्व करेंगे, यही डेरिवेटिव बताता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली यहीं से हम लोग देख लें, ये देख लेते हैं ये परिभाषा क्या कहती है, एक बार हम पढ़ ले रहे हैं। मान लीजिए वास्तविक मान फलन का f प्रांत i एक अंतराल है, तब f क्या है, कोई इंटरवल दिया हुआ है। इंटरवल मान लीजिए यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, पूरा का पूरा x एक्सिस भी हो सकता है, या सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस। इंटरवल दिया रहेगा जब भी फंक्शन पूछेगा तो एक इंटरवल दिया रहेगा, तो उस इंटरवल में पूछेगा कि उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान है, कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं, x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू सेम हो। मान लो हम कह दें 4, यहाँ पे भी y की वैल्यू हमेशा 4, y की वैल्यू हमेशा 4। ग्राफ बनाएं, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y की वैल्यू ये 4 ही रहेगी। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएं, y की वैल्यू मीन्स f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाए उस इंटरवल में, तो हम लोग कहेंगे उस इंटरवल i में i क्या है, उस इंटरवल i में f इंक्रीजिंग फंक्शन है। वही अगर x1 बढ़ा रहे हैं, x1 इज़ लेस देन x2, और f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2, मतलब x इंक्रीज़ करें तो y क्या हो, डिक्रीज़ हो, तो कहेंगे उस अंतराल में i इंटरवल में f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। वही अगर जैसा बताया, अगर x की वैल्यू चेंज करते जाएं, कुछ भी y सेम हो, कोई कांस्टेंट आए, जैसे यहाँ कांस्टेंट 4 है, तो इन जनरल अगर हम कह दें कांस्टेंट c, कोई कांस्टेंट c कह दें इन जनरल, अंतराल i में अचर है, क्या अचर है, f अचर है। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू c, किसके लिए, पूरे x जो इंटरवल की बात करें उसमें f ऑफ x की वैल्यू c हो, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी। ये कैसा है, i f लिख दे रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी ऊपर की ओर जाना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y की वैल्यू नीचे आनी चाहिए। हम इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ग्राफ बना के देख रहे हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएं या घटाएं, y हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो सारी क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन की लाइन होगी। तो अब ये वाला हम लोग यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यहाँ हमें बताना है बिना ग्राफ के, f ऑफ x1 माइनस 3 फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ x1 माइनस 3, तो ये बताना है कि ये एक वर्धमान फलन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मान लें क्या करना होता है, यही दिखाना होगा ना कि x1 यही दिखाना है। देखिए यहाँ साइड में x1 इज़ ग्रेटर लेस देन x2, मतलब x2 जब भी बड़ा होगा x1 से तो f ऑफ x1 भी बड़ा होना चाहिए, f ऑफ x2 भी बड़ा होना चाहिए f ऑफ x1 से। तो पहले मान लें x1 और x2 रियल नंबर r में कोई दो संख्या है, ठीक है, कोई दो संख्या है। किस तरीके से, x1 इज़ लेस देन x2, ठीक है, ये हम लोग मान के चलें, क्योंकि ये माने तो ये निकलना चाहिए, हम यही प्रूफ करना है ना। अगर ये हो तो ये होना चाहिए, तो ये हम ले लिए, पहला वाला कंडीशन ले लिया। दूसरी कंडीशन हमें दिखानी है, तो दूसरी कंडीशन दिखाने के लिए ये f ऑफ x क्या है, 7x माइनस 3 लाना होगा। तो क्या करें, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7x1 लेस देन 7x2, किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, याद होगा, इनइक्वालिटी पढ़ा होगा। तो अब दोनों साइड माइनस 3 कर देते हैं, 7x1 माइनस 3 लेस देन, इसमें भी इक्वालिटी में चेंज नहीं हो। इक्वालिटी में कब चेंज होता है, जब किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब ये देखो, ये वैल्यू किसकी है, f ऑफ x1 की है, लेस देन लिख दें, f ऑफ x2 की वैल्यू है, x की जगह x2 लिख दिया है बस। तो जब भी x1 इज़ लेस देन x2 है, f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, f क्या है, एक वर्धमान फलन है। यहाँ तक तो हम लोग डिराइवेटिव का कोई यूज़ नहीं किए, एप्लीकेशन नॉर्मल मेथड से निकाल लिए हैं। लेकिन अगर ध्यान दें, अगर ये वाला जो फंक्शन होता बहुत बड़े में हो, मान लो इस टाइप का है,
किस टाइप का है, हाँ मान लो इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, ओह हाँ इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो क्या पॉसिबल है प्लस माइनस बार बार करके इस तरह के फंक्शन को लाना? तो जब तक छोटा फंक्शन है तब तक तो हो गया, नॉर्मल मेथड से हम लोगों ने कर लिया, नॉर्मल मेथड से डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो इसके लिए क्या आया, एक थ्योरम आया जिसमें डिराइवेटिव का यूज़ आया। अब यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव स्टार्ट होता है, वो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव क्या, एफ डैश का यूज़ हो गया तो वही एप्लीकेशन हो गया ना। तो कहता है ये थ्योरम कि अगर मान लीजिए एफ किसी अंतराल ए बी में क्या है, सतत है मतलब कॉन्टीन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में डिराइवेबल है, मतलब उसका डिराइवेटिव इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में उसका डिराइवेटिव निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा, और क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है। यह ध्यान रखेंगे कि क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिराइवेबल। तो क्लोज इंटरवल एफ ए बी में एफ इंक्रीजिंग कब होगा, जब सभी एक्स उस इंटरवल में जितनी भी वैल्यू है ए से लेके बी के बीच में कोई भी वैल्यू लें, उसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। समझ रहे हैं? तो मतलब जब भी चेक करना होगा कि एफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो उसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखेंगे कि वो सभी एक्स ए बी के लिए क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब एफ क्या है, वर्धमान है। वही क्लोज इंटरवल ए बी में यदि सभी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो क्या है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान है। ठीक है। अब वही अगर कोई चेंज नहीं आए, क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो जाए, मतलब किसके लिए 0 हो जाए, सभी एक्स बिलोंग्स टू ए बी में अगर एफ डैश एक्स 0 हो जाए तो मतलब वो अचर है। अचर है मतलब समझ रहे हैं, एफ डैश एक्स अभी इसके बाद टेंजेंट पढ़ेंगे तो उससे खुद समझ में आ जाएगा कि एफ डैश एक्स आखिरी में बताता क्या है, हमें स्लोप बताता है। चलिए हम अभी से बता दे रहे हैं, एफ डैश एक्स एक तरह से हमें किसी भी ग्राफ का स्लोप बताता है। ठीक है, अगर फंक्शन इस तरीके से है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, tan ऑफ थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब वही अगर फंक्शन इस तरीके से है तो स्लोप ये आएगा, और हमें पता है जब भी स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, tan ऑफ 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो नेगेटिव आएगी, तो स्लोप ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वही कह रहा है एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर एफ डैश एक्स मीन्स एक तरह से स्लोप ही बता रहा है, वो पॉजिटिव हो गया तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डैश एक्स की हेल्प से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, और कोई अगर सिर्फ 0 आ जाता है तो मतलब वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, इसी पे पूरे क्वेश्चन है आपके। तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, e⁴ 2x। ये तो हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, जो ऊपर वाला मेथड यूज़ किया, लेकिन अब जब थ्योरम पढ़ लिए हैं तो क्या ज़रूरत है उतना हौच पौच करने की, डायरेक्ट थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो देखें ये बोला है x कहाँ है, x रियल नंबर में, इंटरवल इसका दे दिया है पूरा रियल नंबर, मतलब पूरी x एक्सिस दे दिया है सीधे से। अगर ग्राफ देखना चाहें तो e⁴ x का मैंने जब लॉग और एक्सपोनेंशियल बताया था तो आपको ग्राफ भी बताया था। x = 0 होगा तो y = वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरीके से ग्राफ था। मतलब y हमेशा पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो एफ डैश एक्स निकालें यहाँ पे, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स e⁴ 2x का e⁴ 2x का डेरिवेटिव e⁴ 2x, और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम ऑफ e⁴ 2x। तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 2e⁴ 2x, जो क्या है, ग्रेटर देन है। यहाँ से ग्राफ से देखें e⁴x e⁴ 2x, बात वही भी इसी तरह बनेगी, बस थोड़ा ऊपर चला जाएगा पावर। तो ये ग्राफ में देखें y की वैल्यू e क्या है, e 2 से लेके 3 के बीच में एक नंबर है,
ध्यान दें तो अगर e के पावर कितना भी पावर x1 करें और e टू द पावर x2 करें, अगर x1 क्या है लेस देन x2, अगर x2 बड़ा है तो उसका पावर भी तो बड़ा हो जाएगा। 2 के पावर अगर 2 2 जा 4 करते हैं और 2 2 जा 4 2 जा 8 करते हैं तो पावर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो x उसकी वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि वैल्यू तो 2 से 3 के बीच में है। तो यहाँ से देख लें या तो ग्राफ से देख लें कि y की एफ डैश x मीन्स एक फंक्शन क्या है, ये e टू द पावर x फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0। ये मेथड कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि हमेशा e टू द पावर x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर है उसका पावर कितना भी लेते जाएं, पॉजिटिव नंबर है कोई भी 2 से 3 के बीच में, उसका कितना भी पावर लेते जाएं वो हमेशा ही तो पॉजिटिव रहेगा, कभी तो नेगेटिव नहीं ना होगा। तो ये देखें, अगर 2 से 3 के बीच में e है, उसका पावर कितना भी लेते जाएं, कोई भी रियल नंबर ले लें, नेगेटिव ही क्यों ना ले लें, तो उसका पावर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यही दिखाना है कि वो ये एक वर्धमान फलन है। नहीं, ये r पॉजिटिव दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, r पॉजिटिव दिया है। तो जैसे जैसे e का पावर बढ़ाते जाएंगे, e 2 से 3 के बीच में है, उसका पॉजिटिव पावर बढ़ते जाएगा, मतलब e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4, तो एफ डैश एक्स भी इंक्रीज होते जाएगा। ये इस बुक नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ये e टू द पावर पॉजिटिव दिया है, तो हम पॉजिटिव के लिए ही सॉल्व कर दें, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर के लिए। तो ये एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, किसके लिए, सभी x के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब f क्या है, वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अब हम आपको एक काम दे रहे हैं, क्या चेक करना है, इंटरवल दे रहे हैं, चेक करना है कि x बिलोंग्स टू r नेगेटिव, मतलब क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक में f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आप लोग को चेक करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने पॉजिटिव चेक कर लिया, आप नेगेटिव चेक करके बताएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये बताना है किसमें, ये किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा और किस में कांस्टेंट होगा, यही बताना है कि मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस एक्स की वैल्यू पे ये डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहेगी, पहले एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं हम, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 2 जा 6 x² माइनस 3 2 जा 6 x माइनस 36 x की पावर 0 1 हो जाएगा और 7 की पावर क्या हो जाएगा 0, 7 वाला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो अब इसको हमें बताया था कि कोई इंटरवल कब किस x पे वो ग्रेटर देन होगा और लेस देन 0 होगा, उसके लिए पहले क्या करें, फैक्टराइज करेंगे, 6 कॉमन ले लें, तो x² माइनस 1 माइनस x माइनस 6, तो इसको लिख सकते हैं x 3 2 जा 6 होगा ना, तो माइनस 3x प्लस 2, ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें x, तो फर्स्ट होने के लिए f इंक्रीजिंग हो, f इंक्रीजिंग फंक्शन हो, कब होगा, जब f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x मीन्स 6 टाइम ऑफ x माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या सिंपली कह दें x माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि 6 की वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, 6 तो हमेशा पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो केस क्या होगा, केस फर्स्ट होगा
x माइनस 3 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और x प्लस 2 ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या केस 2 देखें हम आगे ही लिख दे रहे हैं यहीं पे, केस 2 ये होगा या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएं, लेस देन 0 हो जाएं, या x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाए। बात समझ रहे हैं, लेस देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी या तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो जाएं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो सकता है। तो ये दो केस बनेगा ये दोनों केस की वैल्यू निकाल दें, x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -2। तो यहाँ से क्या दोनों कंडीशन होनी है ना, एक साथ दोनों कंडीशन होनी है। तो यहाँ से देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा मतलब इधर जाना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, x दोनों का कॉमन क्या होगा, 3 से बड़ा होना चाहिए और पूरा इन्फिनिटी तक चला जाए। और यहाँ वाला केस देख लेते हैं, x इज़ लेस देन 3 x इज़ लेस देन -2। नंबर लाइन बनाते हैं, 0 यहाँ 3 होगा, यहाँ -2 होगा, तो -2 से कम होना चाहिए, -2 से कम मतलब इधर चला जाएगा, और 3 से क्या होना चाहिए, 3 से भी कम होना चाहिए, 3 से भी कम मतलब इधर चला जाएगा। तो दोनों का कॉमन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 तक। तो कंडीशन क्या होगी, देखो या तो x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -∞ से -2। इस केस में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये केस समझ में आ रहा होगा। अब बताना है f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, पूरा हम डिटेल में बता दे रहे हैं, निकालना, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, तो केस f डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए मतलब x माइनस 3 x प्लस 2 ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, कोई या तो ये नेगेटिव हो तो भी ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो। तो केसेस बना दें दो ठो। केस 1 कहता है x माइनस 3 लेस देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। केस 2 यहीं हम लिख दे रहे हैं। केस 2 कह रहा है x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 x प्लस 2 लेस देन 0, या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पहले ये सॉल्व कर दे रहे हैं हम, यहीं लिख रहे हैं। तो ये कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन -2। तो यहाँ से इंटरवल बनाए 0 3 -2 मतलब -2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इधर चला जाएगा, और ये 3 से बड़ा होना चाहिए तो ये इधर चला जाएगा। तो कोई कॉमन आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा। यहाँ चलें, x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। 0 यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 2 नहीं -2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें। तो 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम इधर जाएगा, और x क्या होना चाहिए 3 से कम, और -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा तो इधर जाएगा। तो दोनों का कॉमन ले तो क्या आएगा, x कहाँ से होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो इस इंटरवल में f क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, अब बात आती है तीसरी, f क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फंक्शन हो। कब कांस्टेंट होगा, जब f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये 0 कब होगी, जब x माइनस 3 x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू 3 हो जाए,
x की वैल्यू -2 हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2 पे f क्या है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और नहीं, कांस्टेंट फंक्शन शायद नहीं पूछा है, कांस्टेंट फंक्शन क्यों पूछेगा, वो तो 0 हो जाएगा f डैश x। ये छोड़ें, ये नहीं पूछा है, बस यहीं तक पूछा है। इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने बता दिया कब है, -3 से इन्फिनिटी और -2 से लेके -इन्फिनिटी से -2। और डिक्रीजिंग कब है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिला, सिर्फ यही मिला -2 से लेके 3 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। पूछ रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यही बताना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 10 का 0 -6, 2x स्क्वायर का 2x, तो -4x। मतलब -2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ +2x बचेगा। तो f डैश x कितने कब के लिए 0 होगी, ये दोनों कंडीशन निकाल लें। पहले f डैश x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये तो नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कब हो, ये भी नेगेटिव हो जाए तभी ना f डैश x की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब 3 + 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 हो जाए। मतलब 2x की वैल्यू लेस देन -3, और इसी को कहें तो x इज़ लेस देन -3/2। तो मतलब x जब भी -3/2 से कम होगा तो f क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब भी x क्या होगा, ये वैल्यू होगी लेस देन -3/2, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब f क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब देखें f डैश x इज़ लेस देन 0 कब होगा, सेम बस साइन चेंज कर दें, x इज़ ग्रेटर देन, लेस देन 0 चाहिए ना, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 कर दें, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, -3/2। सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कम से कम आप लोग इसकी कोशिश करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। हम बस एक क्वेश्चन बचा है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो हम समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, चलिए ये क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं।